हेलो नमस्ते, मैं हूं मनीषा। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरिम फैसला दिया है वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के ऊपर। 2025 में आया था, अभी अप्रैल में सेंट्रल गवर्नमेंट ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पास किया था। और वक्फ अमेंडमेंट एक्ट अमेंडमेंट किसका हुआ था? जो वक्फ एक्ट 1995 का था ना, उसमें कुछ अमेंडमेंट्स आए थे, लेकर आए और गवर्नमेंट ने एक्ट बना दिया, पास हो गया, प्रेसिडेंट ने साइन कर दिए। और फिर जिन लोगों को ये वक्त अमेंडमेंट एक्ट नहीं पसंद आया, वो इसको सुप्रीम कोर्ट ले गए और आज सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर कुछ इंटरिम फैसला सुनाया है। मैं आपको बताती हूँ, इंटरेस्टिंग है। 2-3 पॉइंट्स हैं जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखने हैं। और एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आएंगे, इसके फेस टू फेस क्वेश्चंस नहीं आएंगे। अमेंडमेंट का प्रोसेस आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जिन जिन चीज़ों को रोका गया है, जिन जिन पॉइंट्स के ऊपर स्टे लगा है और जिनको अलाउ किया है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आपको खुद भी डिटेक्ट हो जाएगा कि क्यों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहले ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, 1995 में जो वक्फ एक्ट आया था उसको अमेंड करने के लिए, उसमें कुछ चेंजेस इंट्रोड्यूस करने के लिए ये एक्ट लाया गया था। और इसमें और वक्फ होता क्या है, बाय द वे, अभी तक ठीक है बहुत न्यूज़ ने बता दिया होगा, लेकिन एक सिंपल सी लैंग्वेज बताती हूँ मैं। मुस्लिम्स अपनी पर्सनल फिजिकल प्रॉपर्टी, कौन सी, ज़मीन, ठीक है, तो किसी को डोनेट कर देंगे। जैसे मान लीजिए किसी की डेथ हो जाती है और उन्होंने अपनी विल में स्पेसिफाई नहीं किया कि किसकी है, तो उनके जो नेक्स्ट किथ एंड किन हैं, जो उनके नेचुरल बेनिफिशियरीज हैं, वो उसको डोनेट कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, खुद की ज़मीन जिंदा रहते भी कोई डोनेट करके जा सकता है, या अपनी विल में मेंशन कर दे कि भाई मेरे मरने के बाद में, मेरे गुजर जाने के बाद में मेरी ये ज़मीन का टुकड़ा वक्फ कर दिया जाए। इसका मतलब क्या होता है? यानी कि आप इस्लामिक कम्युनिटी के बेनिफिट के लिए ये ज़मीन डोनेट कर रहे हैं बोर्ड को। इसको कहते भी वक्फ बोर्ड ही हैं, इनको डोनेट कर देते हैं। अब ये बोर्ड की प्रॉपर्टी हो जाती है, ठीक है। तो अगर उनके जो कोई बेनिफिशियरीज हैं, रिलेटिव्स हैं, तो वो उसके ऊपर अदरवाइज पर्सनल प्रॉपर्टी नाम का क्लेम नहीं कर सकते। ये वक्फ होता है। तो मुस्लिम चैरिटेबल एंडाउमेंट्स होते हैं, ठीक है, और इनका काम ही यही है लैंड्स का, जो इनके पास में आई हैं, ध्यान देना। अब इसमें इशू क्या है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा वेग था, 1995 वाला एक्ट इतना ज़्यादा वेग था, इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गई थी इसमें कि करप्ट प्रैक्टिसेस के कारण बहुत ज़्यादा एंक्रोचमेंट्स होने लग गए थे। गवर्नमेंट लैंड को भी एंक्रोच कर रहे हैं, दूसरों की जो पर्सनल प्रॉपर्टी है उनको भी एंक्रोच कर रहे हैं, जिसके कारण इट्स द थर्ड लार्जेस्ट लैंड होल्डिंग बोर्ड इन इंडिया, ठीक है ना। रेलवेज और डिफेंस के बाद में सबसे ज़्यादा ज़मीन वक्फ के पास ही है, ठीक है। तो ये इतनी आई कैसे? इतनी इसीलिए हो गई है क्योंकि इन्होंने थोड़ा सा करप्ट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट कर लिया। इसमें देखते हैं कि न्यू एक्ट जो है वो कोशिश कर रही है कि भाई हम ट्रांसपेरेंट हों, जो जो यहाँ पर परेशानी है, जो लोगों को हुई है, बहुत लिटिगेशन। अच्छा ठीक है, आपकी ज़मीन के ऊपर कोई कब्जा कर लेगा तो आप कोर्ट जाओगे ना, है ना। तो ये बहुत सारे लिटिगेशंस एक्चुअली बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो गए थे, और इन लिटिगेशंस को सीमलेस करने के लिए और इनको थोड़ा सा कम करने के लिए फॉर फ्यूचर गवर्नमेंट ये अमेंडमेंट एक्ट लेकर आई थी, राइट। अब इसमें क्या हुआ कि भाई जब आपने मुस्लिम्स के किसी भी राइट को टच किया, तो फिर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, और सिर्फ यही नहीं, अदरवाइज भी इनके पास में सबसे ज़्यादा वो होता है ना कि आर्टिकल 25 को आप नहीं छीन सकते। आर्टिकल 25 इनके लिए बहुत बड़ी एक, इनके लिए नहीं, हर माइनॉरिटी के लिए एक बहुत बड़ा पावरफुल टूल है। तो इनका इस्लामिक कम्युनिटी के लिए कोई भी अमेंडमेंट आप लेकर आओगे, कोई भी स्टेप लेकर आओगे, तो उनका सबसे पहला यही होता है कि भाई आप आर्टिकल 25 को तो नहीं छेड़ रहे ना, बाकी अपन को सब चलेगा, जो कि सही भी है, ठीक है। उनके राइट्स, डायरेक्ट जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको तो आप नहीं डिस्टर्ब कर सकते ना, राइट। तो उनका सबसे बड़ा डर यही था, और उन्होंने ये बोला कि मुस्लिम्स को ही वक्फ बॉडीज में आपने सबॉर्डिनेट बना के रख दिया। जो जो अमेंडमेंट एक्ट के पॉइंट्स आए थे, मैं आगे बताती हूँ क्या क्या पॉइंट्स आए थे जिनके ऊपर इनको शिकायत थी। सबसे बड़ी शिकायत तो यही थी कि वक्फ बोर्ड के जो मेंबर्स हैं, उसमें गवर्नमेंट ने बोला कि सिर्फ मुस्लिम्स ही नहीं होंगे मेंबर्स, नॉन मुस्लिम्स भी होंगे। तो आपने मुस्लिम्स को, मुस्लिम्स के ही जो एंडाउमेंट्स हैं उनके अंदर आपने सबॉर्डिनेट कर दिया। सेकंड इनका ये था कि जो भी मॉन्यूमेंट्स जहां पर हम कोई भी अपनी इस्लामिक प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसको भी आपने वक्फ से छीन लिया, तो वो भी हमारे साथ में आपने गलत किया। सेकंड थिंग। थर्ड थिंग, अगर कोई ट्राइबल एरिया में कोई ट्राइबल लोग वक्फ को अपनी ज़मीन डोनेट कर रहे हैं, तो वो करने दो ना, आप क्यों रोक रहे हो उनको। थर्ड थिंग, ठीक है। और लास्ट, एग्जीक्यूटिव यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत ज़्यादा पावर दे दी। इसमें एक पॉइंट है कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है ना, उसको एक बहुत तगड़ी पावर दे दी थी सरकार ने, भारत सरकार ने, इस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। तो वो इनको नहीं पसंद आई कि आप इस तरह से एग्जीक्यूटिव को, एडमिनिस्ट्रेशन को इतनी बड़ी पावर नहीं दे सकते। वो पावर क्या है, ठीक है वो पावर क्या थी, ये रही सेक्शन 3C, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर में स्टे लगा दिया कि ये नहीं होगा। क्या नहीं होगा? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को ये पावर दे दी कि जो भी प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर आपको लगता है कि डिस्प्यूट है, या डिस्प्यूट आने वाला है, डिस्प्यूट हो रहा है, ठीक है, उस प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी अघोषित करके आप गवर्नमेंट लैंड घोषित कर सकते हो। ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को पावर दे दी, ठीक है।
तो ये इनको नहीं पसंद आया, ये प्रॉब्लमेटिक है। और सुप्रीम कोर्ट को भी ये चीज़ नहीं पसंद आई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि ये पावर एडमिनिस्ट्रेशन के पास नहीं है, एग्जीक्यूटिव की पावर नहीं है, ये जुडिशरी की पावर है। अगर किसी प्रॉपर्टी का स्टेटस चेंज करना है तो वो हमारे पास आएंगे, कोर्ट आएंगे, हम उसका फैसला सुनाएंगे। एडमिनिस्ट्रेशन का, एग्जीक्यूटिव का काम ये नहीं है। तो 3C समझ में आया? बढ़िया। 3R क्या कहता है? 3R ये कहता है कि अगर आप वक्फ में अपनी लैंड को डोनेट करना चाहते हैं तो आप तभी कर सकते हैं जब आप कम से कम 5 साल या उससे ज़्यादा टाइम से प्रैक्टिसिंग मुस्लिम रहे हों। ये सुप्रीम कोर्ट को नहीं पसंद आया। उन्होंने ये बोला कि भाई पहली बात तो ज़मीन कोई भी किसी को डोनेट कर सकता है, आप किसी के बेसिक राइट के ऊपर इस तरह से बाड़ नहीं लगा सकते, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप वेरीफाई कैसे करोगे कि वो 5 साल से मुसलमान हैं या नहीं है? नहीं वेरीफाई कर पाओगे। आपको सबूत कहाँ से मिलेगा? आप बैकग्राउंड चेक कैसे करोगे कि कोई प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है भी या नहीं है? और 5 साल का क्या बार है? 10 साल बोल देते, 15 साल बोल देते, ये 5 साल वाली क्या चीज़ है? तो ये भी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया, ठीक है। और बहुत सारे सेक्शंस हैं जिनको स्टे किया है, ये वाला आपके लिए डिटेल में इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर्स वाला पॉइंट आता है। इधर नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, मैं बता देती हूँ। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, ये 3 ही हैं 3 पिलर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। ये 3 ही हैं जो कि सिस्टम चला रहे हैं कंट्री का, राइट। तो अगर आप जुडिशरी की पावर एग्जीक्यूटिव को दे देंगे तो आपने सेपरेशन ऑफ पावर्स का जो रूल है उसको ब्रेक कर दिया, इसलिए ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनलॉफुल है। तो 3C का रीजन मिल गया, बढ़िया। और 3R जो है फीजिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है पता करना, ये लिमिट लगाना आपके लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एटलीस्ट 5 ईयर्स। तो ये कैसे प्रिवेंट, मतलब कैसे करोगे आप, वेरीफाई कैसे करोगे? इसका मिसयूज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। सरकार के पास में कोई एप्लीकेशन लगा देता है कि मैं तो 6 साल से प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हूँ और जो मेरी प्रॉपर्टी है मैं उसको डोनेट करना चाहता हूँ, सरकार माने ही नहीं। आपको आपका MLA पसंद ही नहीं करता, सॉरी MP का काम है, तो आपको पसंद ही नहीं करते, तो आपकी मानेंगे ही नहीं, आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देंगे और जो आप डोनेट करना चाहते हैं अपनी लैंड वक्फ को, वो डोनेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो मिसयूज हो गया, करप्शन हो गया, यही चीज़ है। ओके, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये दोनों पॉइंट्स ठीक हैं, है ना, लेकिन इनको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफिकेशन इन्होंने ये बताया है कि नॉन मुस्लिम्स जो हैं वो बोर्ड के मेंबर्स हो सकते हैं। सरकार ने क्या बोला? 50-50 बोर्ड के मेंबर्स होंगे, 50% नॉन मुस्लिम्स होंगे, 50% मुस्लिम्स होंगे। तो इस्लामिक बॉडी को ये चीज़ नहीं पसंद आई, तो कोर्ट ने ये बोला कि भाई 50% ना करो, लेकिन जो सेंट्रल बोर्ड है जिसमें 22 मेंबर्स होते हैं उनमें से 4 नॉन मुस्लिम्स हो सकते हैं, और जो स्टेट वक्फ बोर्ड के मेंबर्स होते हैं जिसमें 11 की लिमिट होती है उसमें से 3 नॉन मुस्लिम्स हो सकते हैं। तो मुस्लिम्स को सबॉर्डिनेट नहीं किया है, असिस्ट किया है, गार्ड रेल लगाई है, ठीक है। तो जो पहले था उसको थोड़ा सा चेंज करके सुप्रीम कोर्ट ने सजेस्ट किया है कि आप ऐसे कर सकते हैं। सेकंड थिंग, जो CEO होते हैं मुस्लिम, जो वक्फ बोर्ड के CEO हैं, वो मुस्लिम कम्युनिटी के होने चाहिए, अगर हो सके तो, अगर हो सके तो, एज फार एज पॉसिबल मुस्लिम कम्युनिटी के ही, यानी कि मुस्लिम्स ही CEO होने चाहिए बोर्ड के। अगर नहीं पॉसिबल होता है तो ठीक है, कोई नॉन मुस्लिम भी चलेगा, ठीक है। इसमें सरकार ने बोला था कि नॉन मुस्लिम ही होगा, मुस्लिम नहीं होगा, तो कोर्ट ने बोला है कि होना तो मुस्लिम चाहिए, पर अगर नहीं पॉसिबल होता है तो आप नॉन मुस्लिम को CEO बना सकते हैं, ठीक है। ये सेकंड गार्ड रेल है। और थर्ड गार्ड रेल क्या है? जो मुतवली होते हैं, जो वक्फ मैनेजर्स होते हैं, ट्रिब्यूनल का फैसला, कोई डिस्प्यूटेड लैंड हो गई है, ट्रिब्यूनल का फैसला आने से पहले किसी को भी एज अ थर्ड पार्टी उसका राइट, उस जमीन का, जो डिस्प्यूटेड जमीन है उसका राइट नहीं दे सकते। डिस्प्यूटेड है, चुपचाप बैठे रहना दो उसको, वहीं पे उसका फैसला आने दो, उसके बाद में देखना कि उस जमीन का क्या करना है, ठीक है, बढ़िया। ये 3 गार्ड रेल्स हैं और ऐसे प्रोविजंस हैं 2 जिनके ऊपर कोई लिमिट नहीं है, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि बढ़िया हुआ है, ये चलने दो आगे, ठीक है। पहला क्या? वक्फ बाय यूजर नाम का जो प्रॉब्लम था ना, जिसको गवर्नमेंट एक्चुअली हटाना चाहती थी, वो हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि सही हटा रहे हो, हटा दो। क्या मतलब? कोई ऐसा ज़मीन का टुकड़ा है जहाँ पर इस्लामिक कम्युनिटी अपनी कोई भी एक्टिविटी, इस्लामिक एक्टिविटीज़ करते हुए आ रहे हैं, हमेशा से करते हुए आ रहे हैं, तो वो स्वघोषित ही वक्फ प्रॉपर्टी हो जाया करती थी। इसी को एक्चुअली इंक्रोचमेंट की कैटेगरी में डाला भी गया था कि जस्ट बिकॉज आप 20 साल से यहाँ पर नमाज पढ़ रहे हैं तो फिर ये वक्फ हो गई, ऐसा नहीं हो सकता। गवर्नमेंट लैंड है तो गवर्नमेंट लैंड ही रहेगी, आपको यूज़ करने दे रही है सरकार, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। तो वक्फ बाय यूजर, जस्ट बिकॉज आई एम यूजिंग दिस लैंड फॉर सो एंड सो पीरियड ऑफ टाइम, इट्स नाउ वक्फ, दैट इज नॉट अलाउड। वक्फ बाय यूजर हो गया। इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है, प्रोस्पेक्टिव है, यानी कि अब से जो भी जमीन होंगी उनके बारे में बात हो रही है। जो रेट्रोस्पेक्टिव डिक्लेयर हो चुकी है, अगर वो रजिस्टर्ड है तो उसके ऊपर लागू नहीं हो रही है, अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको 6 महीने दिए जा रहे हैं उस जमीन को रजिस्टर करने के लिए कि ये अब वक्फ है। रजिस्ट्री सरकार करती है, सरकार डिसाइड करेगी कि रजिस्टर करनी है या नहीं करनी है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, वक्फ का जो ASI की जो बिल्डिंग्स होती हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ऐसे मॉन्यूमेंट्स जो ASI प्रोटेक्टेड हैं,
अगर उनमें उनमें कोई इस्लामिक एक्टिविटी चल रही है तो वो अलाउड है, अगर एएसआई चाहे तो उनको रोक भी सकती है, वक्फ को मानना पड़ेगा। ठीक है, वक्फ स्टेटस वॉइड है, यानी कि अप्लाई नहीं होता है एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स के ऊपर। हाँ, रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, जैसे निजामुद्दीन की दरगाह है, ठीक है, आप वहाँ पर जाना चाहते हैं, इस्लामिक एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं, अलाउड है, वो एएसआई प्रोटेक्टेड है, लेकिन वहाँ पर वो इस्लामिक एक्टिविटीज़ अलाउड है, क्योंकि वो ठीक है कल्चरल भी है, लीवे इतना तो मिलना भी चाहिए पब्लिक को। ठीक है, तो रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो हैं उनको कंटिन्यू करना अलाउड है। तीसरी चीज़, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जो ट्राइबल वाली प्रॉब्लम थी शुरू में मैंने बताया था आपको, यस, शेड्यूल्ड ट्राइब्स अगर अपनी लैंड डोनेट करना चाहते हैं तो नहीं कर सकते। शेड्यूल्ड ट्राइब्स को गुमराह करने वाली बात है यहाँ पे, आप उनसे लैंड नहीं ले सकते, उनसे डोनेट भी नहीं करवा सकते, ये उनके ट्राइबल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए लिया गया है स्टेप, और सुप्रीम कोर्ट ने इस स्टेप को अपहोल्ड किया है, बोले ये बढ़िया किया है आपने, इसमें कोई चेंज नहीं करना अपन को, एसटीज का प्रोटेक्शन होना चाहिए, राइट, बढ़िया। नेक्स्ट देखें, अब ऐसा क्यों हुआ है, ये सब क्यों कर रहे हैं। ऑनरेबल कोर्ट ने क्या बोला है कि भाई एक तो रेगुलेशन थोड़ा सा बैलेंस्ड होना चाहिए, थोड़ा पब्लिक को लीवे मिलना चाहिए, थोड़ा गवर्नमेंट का भी रेगुलेशन होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए, ऐसा सब कोई कुछ भी कर रहा है वो सब अलाउड नहीं होना चाहिए, ये बोले हैं। सेकंड चीज, माइनॉरिटी को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, तो कुछ कुछ जगहों पे स्टे लगाया है, उसके पीछे रीजन यही है कि आप तो बिल्कुल मतलब सब कुछ ही छीन लोगे, ऐसे तो ऐसे अलाउड नहीं होता है, थोड़ा बहुत माइनॉरिटीज को भी प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। तीसरा, लैंड ग्रैब, जब मैंने आपको बताया था कि एनक्रोचमेंट हो जाते थे, जहाँ इंसान होंगे ना वहाँ करप्शन होने के चांसेस होते हैं, ठीक है, और अगर करप्शन होगा तो सबसे पहला करप्शन प्रॉपर्टी का ही होता है, मॉनेटरी प्रॉपर्टी हो गई, आपकी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी हो गई, जो भी हो गया, प्रॉपर्टी का करप्शन सबसे पहले होता है, तो उसको रोकने के लिए ये स्टेप लिया गया है। और जो आर्बिट्ररी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे गार्ड रेल्स लगाने वाली है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को पावर दे दी, ये सब आर्बिट्ररी ना करें, उनको फिक्स करें, सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला है। और लास्ट में ये बोला कि भाई ये इंटरिम ऑर्डर है हमारा, आप आगे जो भी पिटिशन चल रही है ना उसके ऊपर अभी भी डिस्कशंस होंगे, उसके ऊपर अभी भी दलीलें सुनी जाएंगी, फैसला बाद में आएगा, ये इंटरिम ऑर्डर है, ठीक है। तो क्योंकि वक्फ इतनी बड़ी न्यूज़ है इसलिए आपके लिए मैं अमेंडमेंट का पॉइंट लेकर आई हूँ। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है इसका कि कौन सी वाली चीज़ें हैं जिसमें बोर्ड के मेंबर्स कितने हो सकते हैं, सेंट्रल बोर्ड के कितने मेंबर्स नॉन मुस्लिम हो सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। सो एक बार आपको रिविजन की जरूरत पड़ेगी। ओके, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।